हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक टिटनेस। गाइस, टिटनेस किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में तो बहुत कम देखा जाता है, मगर 5 मार्क्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स में तो हर अल्टरनेट ईयर में टिटनेस तो आता ही आता है। CNS से एक टिटनेस, एक रेबीज़ और एक मेनिंजाइटिस, ये तीनों टॉपिक्स कवर कर लो, आपका CNS कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैथोजेनेसिस, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कॉम्प्लिकेशंस। गैस कॉम्प्लिकेशंस उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैब डायग्नोसिस उसकी इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सभी को टिटनेस तो लगा ही होगा, बस वही पढ़ना है। ठीक है, जनरल फीचर्स की अगर बात करें, जनरल फीचर्स की अगर बात करें तो गाइस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटनेस। ये है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटनेस। ये क्या हो जाता है यार, ये कॉजेटिव एजेंट है टिटनेस का। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ग्राम पॉजिटिव, ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब, और टर्मिनल राउंड स्पोर्स देखने को मिलते हैं। टर्मिनल राउंड स्पोर्स, कई सी वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल राउंड स्पोर्स, जिसको हम ड्रम स्टिक अपीयरेंस भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक अपीयरेंस भी बोलते हैं। कैसा दिखेगा ये? हाँ, चलो रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक में देखोगे ना, इस तरह रहेगा, और टर्मिनल राउंड स्पोर्स इस तरह, इस तरह। जैसे आप बैंड बजाते हैं ना, बैंड में भी इस तरह एंड में रहता है, जिससे बैंड बजता है। तो टर्मिनल राउंड स्पोर्स, ड्रम स्टिक अपीयरेंस, यही होती है। ठीक है, ये मेनली स्केलेटल मसल स्पाज्म और ANS डिस्टर्बेंस करवाता है। क्या करवाता है? एक तो ANS डिस्टर्बेंस और स्केलेटल मसल स्पाज्म, स्केलेटल मसल स्पाज्म, इसके मेनली यही दो काम कराता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। गाइस, पैथोजेनेसिस में दो टॉक्सिन्स होते हैं इसके पास। पैथोजेनेसिस, दो टॉक्सिन्स होते हैं इसके पास। एक होता है टिटेनोस्पाज्मिन, एक होता है टिटेनोलाइसिन। एक होता है टिटेनोस्पाज्मिन और एक होता है टिटेनोलाइसिन। टिटेनोस्पाज्मिन, टिटेनोलाइसिन। गाइस, ये जो टिटेनोलाइसिन होता है, ये तो हीमोलाइसिन टॉक्सिन होता है, हीमोलाइसिन टॉक्सिन होता है। इसका पैथोजेनेसिस में कोई रोल नहीं रहता है, नो रोल इन पैथोजेनेसिस। गाइस, ये जो टिटेनोस्पाज्मिन होता है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसको हम टिटनेस टॉक्सिन बोलते हैं। न्यूरोटॉक्सिन मतलब टॉक्सिन जो कि ब्रेन में इफेक्ट करे। ठीक है, यही होता है टिटनेस टॉक्सिन हमारा। अब ये क्या होता है? ये जो टिटेनोस्पाज्मिन होता है ना, ये एंटीजेनिक नेचर का होता है, एंटीजेनिक नेचर का होता है। ये अपनी ही एंटीटॉक्सिन से न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड बाय इट्स ओन एंटीटॉक्सिन। ठीक है, एंटीजेनिक नेचर होता है, खुद ही की एंटीटॉक्सिन से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, जो टिटेनोस्पाज्मिन का जो टॉक्सॉइडेड फॉर्म होता है ना, टॉक्सॉइडेड फॉर्म, ये बहुत काम का होता है। टॉक्सॉइडेड फॉर्म एंटीजेनिक तो होता है, मगर ये अपनी विरुलेंस प्रॉपर्टी खो चुका होता है, और
इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टॉक्सोइडेड फॉर्म किस में यूज़ होता है? वैक्सीन प्रिपरेशन, यूज्ड इन वैक्सीन प्रिपरेशन। वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए हम टॉक्सोइडेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे क्या रहता है इस टॉक्सिन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप देखो, अब ये टिटनेस टॉक्सिन किससे बाइंड होगा? रिसेप्टर से बाइंड होगा मोटर नर्व टर्मिनल में। ये जो टिटनेस टॉक्सिन है, जिसको हम टिटेनो स्पाज्मिन भी बोलते हैं, ठीक है, ये बाइंड करेगा किससे? बाइंड टू रिसेप्टर से बाइंड करेगा। कहाँ पे होंगे वो रिसेप्टर? मोटर नर्व टर्मिनल्स में। मोटर नर्व टर्मिनल्स में जो रिसेप्टर होंगे उससे टिटनेस टॉक्सिन बाइंड करेगा, जिसके कारण बाइंड करने के कारण टॉक्सिन का इंटरनलाइजेशन होगा। टॉक्सिन इंटरनलाइजेशन होगा, ठीक है। टॉक्सिन इंटरनलाइजेशन हो गया। टॉक्सिन इंटरनलाइजेशन के बाद ये टॉक्सिन का रेट्रोग्रेड मैनर में ट्रांसपोर्टेशन होगा। रेट्रोग्रेड मैनर में ट्रांसपोर्टेशन होगा। कहाँ पर? टू गाबा एंड ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन टर्मिनल्स में, ठीक है। गाबा एंड ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन टर्मिनल्स में, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब गाबा और ग्लाइसिन क्या करते हैं? अब देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो मसल को रिलैक्स करने के लिए गाबा और ग्लाइसिन का सिक्रीशन होता है। गाबा और ग्लाइसिन क्या करवाते हैं? रिलैक्सेशन करवाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टॉक्सिन का इंटरनलाइजेशन हुआ। टिटनेस टॉक्सिन उन नर्व टर्मिनल्स के पास जाएगा जो कि गाबा और ग्लाइसिन को बनाते हैं, वहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट लाएगा, जिसके कारण गाबा और ग्लाइसिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो गाबा और ग्लाइसिन रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो जिसके कारण मसल जो कॉन्ट्रैक्टेड थी, रिलैक्स होने की जगह कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे ही रहेगी। ऐसा होता है। तो कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा? गाबा एंड ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन टर्मिनल्स में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे और प्रिवेंट करेंगे प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन। गाबा और ग्लाइसिन क्या किया करते थे? मसल को रिलैक्स करवाते थे। अब मसल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे है, गाबा और ग्लाइसिन को आना चाहिए, वो मसल को रिलैक्स करवाएंगे। मगर जो टिटनेस टॉक्सिन होता है वो गाबा और ग्लाइसिन को इनहिबिट कर देता है, तो वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे ही रहती है। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो किसी भी इंजरी के कारण, इंजरी जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, सुपरफिशियल एब्रेजन्स हो सकते हैं, खरोच आ जाना, ठीक है, पंक्चर्ड वाउंड आ सकते हैं। पंक्चर्ड वाउंड मतलब जो स्किन को फाड़ के अंदर चले, जैसे कि कील, कांच, पंक्चर्ड वुंड्स ऐसे हो सकते हैं। या फिर सर्जरी के थ्रू हो सकता है, जो कि विदाउट प्रॉपर एसेप्सिस की गई हो, विदाउट प्रॉपर एसेप्सिस, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से साफ न किए गए हों, स्टरलाइज न किए गए हों। अनहाइजीनिक डिलीवरी के कारण नियोनेट्स में हो सकता है। नियोनेट्स में कैसे हो सकता है टिटनेस? अनहाइजीनिक डिलीवरी के कारण हो सकता है, ठीक है। और ओटाइटिस मीडिया के कारण हो सकता है टिटनेस। ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन का होता है, ठीक है। सबसे पहले फेस की मसल और जॉ इफेक्ट होंगे,
फेशियल मसल एंड जॉ सबसे पहले इफेक्ट होंगे, फर्स्टली अफेक्टेड, सबसे पहले इफेक्ट होंगे। ठीक है, क्यों होते हैं सबसे पहले इफेक्ट, ये वायु में पूछा जाता है, क्योंकि ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के ना सबसे पास होते हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के सबसे पास होते हैं, इसलिए फेशियल मसल्स एंड जॉ सबसे पहले होती है। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला इसको, जैसे लॉक जो होता है, लॉक जो किस कारण होता है, जो मेसेटर मसल होती है ना, मेसेटर मसल, इसकी टोन इंक्रीज हो जाती है, इस कारण से लॉक जॉ देखने को मिलता है अपन, जिसके कारण मसल पेन, स्वेलोइंग करने में दिक्कत आएगी, मसल स्टिफनेस होगा, बैक पेन होगा, नियोनेट्स में फीडिंग में दिक्कत आएगी इस कारण से। और जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करते जाती है, पेनफुल सीवियर मसल स्पैजम्स देखने को मिलते हैं, और जिसमें लोकलाइज्ड, अगर जहाँ पे चोट लगी सबसे पहले वहाँ के लिम्ब इफेक्ट होंगे, फिर जनरलाइज्ड में स्पास्टिक पैरालिसिस एट द एंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नियोनेट्स में क्या देखने को मिलेगा, नियोनेट्स में फीडिंग में डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, फीडिंग में डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा, उसको लॉक जॉ हो जाएगा। और बाद में एज प्रोग्रेस, बाद में डिसीज़ और बढ़ते जाएगी तो सीवियर मसल स्पैज़म देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, और ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस में क्या क्या देखने को मिलेगा, मसल स्पैज़म ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस करवाता था, तो ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस में हमको क्या देखने को मिलेगा, एक तो टैकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, हाई और लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग, ट्राइकल सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, ये सब देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस पे क्या क्या देखने को मिलेगा, दो मेन चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। सबसे पहले राइसस सर्डोनिकस, राइसस सर्डोनिकस। ठीक है, राइसस सर्डोनिकस में भी फेशियल मसल जो होती है ना, उसमें सस्टेन्ड स्पैज़म आ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रीनिंग कर रहा हो, मतलब कि चबा रहा हो, जैसे दांत, आप दांत से ताकत लगाइए, ओठ अपने आप खुलेंगे, भाई वैसे ही लॉक जॉ देखने को मिलता है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखने को मिलेगा। कहाँ पे आया, ये देखो ऐसा देखने को मिलेगा, ये देखो इस तरह फेशियल मसल में सस्टेन्ड स्पैज़म आ गया है, ये देखने को मिलेगा, फेशियल मसल सस्टेन्ड स्पैज़म देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ओपिस्थोटोनस पोजीशन, ओपिस्थोटोनस पोजीशन, इसकी भी इमेज है, अरे यार ये देखो ऐसा देखने बॉडी में ना आर्क बन जाएगा, ऐसा लगेगा धनुष शेप का हो रहा है, बॉडी में आर्च आ जाएगा। ये होती है ओपिस्थोटोनस पोजीशन। तो ये दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस, एक तो राइसस सर्डोनिकस और ओपिस्थोटोनस पोजीशन। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होगा, एक्साइज टिश्यू बिट्स, जैसे कि मान लो कहीं चोट लगी, ठीक है, तो उस पर
अंदर तरफ जा करके टिश्यू का एक टिश्यू निकालेंगे, उस पर एग्जामिनेशन करेंगे। वो ज़्यादा रिलायबल रहता है देन स्वैब वाउंड। स्वैब के थ्रू क्या करोगे कि आप जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आपने स्वैब से सैंपल लिया, अब उसमें यह है कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो आपको सेंट्रीफ्यूज वगैरह करके अलग अलग करके डिकंटेमिनेशन करके तब आप जाके पहुंचोगे। मगर मान लो वही चोट अगर गहरा है तो उसी चोट में थोड़ा अंदर तरफ जाओ, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा काटो और फिर उसको एग्जामिन करो। तो ये होते हैं स्पेसिमेंस में, ठीक है। या तो स्वाब के थ्रू कर सकते हो या तो एक्साइज्ड टिश्यू बिट्स, ये ठीक है। फिर ये सैंपल आ गया सब, फिर हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में वही हमको ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई देखने को मिलेगी। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, टर्मिनल राउंड स्पोर्स जो कि ड्रमस्टिक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा। कल्चर भी करेंगे हम, कल्चर ये ज़्यादा रिलायबल होता है देन ग्राम स्टेनिंग, ज़्यादा रिलायबल होगा देन ग्राम स्टेनिंग। इसमें हम कैसे करेंगे, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ का इस्तेमाल करेंगे। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जो सी टिटैनी होता है ना, ये प्रोटोलिटिक होता है, ठीक है, प्रोटोलिटिक होता है। तो ये क्या करता है, जो मीट पार्टिकल्स होते हैं ना, मीट पार्टिकल्स, उसको ब्लैक कलर का बदल देता है, ब्लैक कलर का कर देता है और फुल ऑर्डर देखने को मिलता है, फुल ऑर्डर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम ब्लड अगार विथ पॉलीमिक्सिन बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड अगार विथ पॉलीमिक्सिन बी भी देख सकते हैं। इसका नाम बस याद कर लीजिए, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और फिर इम्यूनाइजेशन की बात करें, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो पता ही होना चाहिए, वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये हर टीचर का। इम्यूनाइजेशन, अब देखो, अब दो तरह के टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट में, ठीक है। दो तरह के टिटनेस के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है मार्केट में, ठीक है। एक तो है ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और एक है एंटी टिटनेस सीरम, ठीक है। अब देखो, ये जो ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसकी जो डोसेज है वो है 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। और जो इसकी है एंटी टिटनेस सीरम की, इसकी है 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है, ये भी IM, ये भी IM, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये 30 दिन तक प्रोटेक्ट करके रखती है, 30 दिन तक प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो एंटी टिटनेस सीरम है, ये 7 से 10 दिन तक प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, जिसकी मेन वैक्सीन है, वैक्सीन वो TT के नाम से मिलती है, टिटनेस टॉक्सॉइड, टिटनेस टॉक्सॉइड नाम से मिलती है, ठीक है। या तो आप सीधा टिटनेस लगवा सकते हो, ठीक है, या तो आप इसको DPT के साथ लगवा सकते हो, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। और या तो टिटनेस और डिप्थीरिया लगवा सकते हो, क्योंकि क्या हो गया,
TD नाम से मिलती है, ठीक है, और एक पेंटावेलिन के नाम से भी करवा सकते हो, DPT हेप बी, और हेप बी के साथ और एक कौन सी आती है, हाँ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई HIV, ये थी। इस 3 तरह इसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। और हाँ इतना ही है। इसके डोजोस के बारे में तो आपको कम्युनिटी मेडिसिन में मेनली पूछा जाएगा, यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। और हाँ एक सवाल और कभी कभी आता है 2 मार्क्स में, 8th डे डिसीज़, 8th डे डिसीज़। तो 8th डे डिसीज़ टिटनेस को ही बोला जाता है, पर क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 6 से 10 दिन था। तो जो मेन इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं ना, वो 1 हफ्ते के बाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि मसल पेन, सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्पैज़म देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको 8th डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइज टिटनेस में इतना ही था। ये मेनली 20 नंबर में आता है, तो 20 नंबर मैंने आपको जितना बताया आपको उतना ही लिखना है, और लगभग 4 से 5 पेज भरना है। ये डायग्राम तो आप बना नहीं सकते, तो आपको मेनली ये रिसेस सर्डोनिकस, इसमें क्या होता है, फेशियल मसल सस्टेन्ड स्पैज़म देखने को मिलता है, और ऑप्टिट्यूडिनल पोजीशन, इसमें बॉडी आर्च देखने को मिलता है, बॉडी आर्च देखने को मिलता है। तो टिटनेस में मेनली आपको ये सब पॉइंट्स पूरे लिखने पड़ेंगे 20 नंबर में अगर आया है। 5 नंबर में अगर आया है तो जनरल फीचर्स लिखिए, पैथोजेनेसिस लिखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और कॉम्प्लिकेशंस, इस पर रुक जाइए। लैब डायग्नोसिस बस आप नाम लिख दीजिए, ग्राम स्टेनिंग, रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ जो कि कल्चर होता है, और ब्लड अगर विथ पॉलीमिक्सिन भी, बस। गाइस बहुत ही इजी टॉपिक है, 1-2 बार आप रीडिंग करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ रेबीज़, सीनेस में रेबीज़ और टिटनेस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर अल्टरनेट ईयर में ये आते रहते हैं, 1 साल टिटनेस आएगा तो 1 साल रेबीज़ आएगा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।